नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 25 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली शिफ्ट जिसे नहीं देखें वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भारत में निम्न में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा राज्य चेलैया समिति हो जाएगा। देखिए, राज्य चेलैया समिति भारत में कर सुधारों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। समिति की स्थापना देश में कर प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक कुशल और न्यायसंगत कर संरचना बनाना था। इसने मूल्य वर्धित कर और अन्य सुधारों की शुरुआत सहित कर नीतियों को युक्ति संगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य चेलैया समिति की सिफारिशों का भारत में राजकोषीय नीति और कर प्रशासन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, इसे सार्वजनिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, यही सही हो जाएगा। देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है पूरे देश में खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। उसके बाद जान लीजिए कि यह पहल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करता है तथा इसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान भारत में सफाई, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा यहाँ पे वित्त आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 360 हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 360 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति को विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक विस्तारित होती है, जैसे कि निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी को भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी करने की अनुमति देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि काली मिट्टी के बारे में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए, यह दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। कपास उगाने के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे रेगुर मिट्टी या फिर कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। उसके बाद जान लीजिए कि इस प्रकार की मिट्टी नमी को धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है तथा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जिससे कपास, अनाज, तिलहन और खट्टे फल जैसी फसलों को उगाने में मदद मिलती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से बनती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसे अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपने निष्कर्षों को भारत में गरीबी और गैर विशिष्ट शासन पुस्तक में प्रकाशित किया। उन्हें भारतीय आर्थिक विचार और राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। नौरोजी के कार्य ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला और इसे भारतीय आर्थिक इतिहास में एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि उनकी गणनाओं और तर्कों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य भी प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि सरकार अनिवार्य रूप से कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर सकती है। तो हो जाएगा 22। देखिए, वर्तमान में सरकार के द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि मूल्यों में किसी भी तीव्र गिरावट के विरुद्ध बीमा प्रदान करने हेतु बाजार हस्तक्षेप का एक रूप होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा कुछ फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा की जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि एमएसपी का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि यदि खुले बाजार में लागत से कम कीमत मिले तो किसान को फसल पर न्यूनतम लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा योग हो जाएगा। देखिए, योग भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है जिन्हें सामूहिक रूप से षड दर्शन के रूप में भी जाना जाता है।
ये 6 विद्यालय हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत हो जाएगा। योग दर्शन मन शरीर संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है और ध्यान तथा शारीरिक आसनों के अभ्यास के लिए जाना जाता है। ऋषि पतंजलि के द्वारा स्थापित योग दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि माइक्रो चिप्स बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, माइक्रो चिप्स के निर्माण में सिलिकॉन प्राथमिक सामग्री है। माइक्रो चिप्स, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में भी जाना जाता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आवश्यक घटक हैं, जिनमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल गैजेट शामिल हैं। सिलिकॉन को इसके उत्कृष्ट अर्धचालक गुणों के कारण पसंद किया जाता है, जो इसे विद्युत धाराओं को नियंत्रित करने के लिए आदर्श बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इसे उच्च स्तर तक शुद्ध किया जा सकता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लागत प्रभावी हो जाता है। सिलिकॉन वेफर्स का जो उपयोग है वो सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है, जिस पर डोपिंग, एचिंग और फोटोलिथोग्राफी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तुकला है। तो किसका हो जाएगा? तो ये मुगल हो जाएगा, मुगल कालीन वास्तुकला हो जाएगा। देखिए, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इन उद्यानों का जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान किया गया था। लाहौर स्थित शालीमार गार्डन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह अपने सीढ़ीदार लोन, फव्वारों और संगमरमर के मंडपों के लिए जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि कश्मीर में शालीमार बाग, जिसे प्रेम का निवास भी कहा जाता है, अपने उत्कृष्ट डिजाइन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, जो मुगल काल की भव्यता को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक हो जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा? तो देखिए, मेमोरी हो जाएगा। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का एक आवश्यक घटक है कौन? मेमोरी। सीपीयू कंप्यूटर में निर्देशों को क्रियान्वित करने और डेटा को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, मेमोरी जिसे रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, जिनकी सीपीयू को एक कार्य को करते समय आवश्यक होती है। अन्य घटक जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब जो है ना वो सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों के घटित होने का सही क्रम यहाँ पे दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए, पहले क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद तब बाह्य मंडल। देखिए, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, उसके बाद बाह्य पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाला वायुमंडल की परतों का सही क्रम हो जाएगा। क्षोभ मंडल सबसे निचला परत होता है, जहां पृथ्वी का अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होता है। उसके बाद जान लीजिए कि समताप मंडल में ओजोन परत होती है, जैसे पराबैंगनी और विकिरण को अवशोषित करती है और बिखरती है वहां पर। मध्य मंडल वह हिस्सा होता है जहां अधिकांश उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाते हैं। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल जो है तापमंडल का एक भाग होता है और सौर विकिरण के द्वारा आयनित होता है तथा वायुमंडलीय विद्युत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत होता है, यहाँ वायुमंडलीय कण इतने विरल होते हैं कि वे एक दूसरे से टकराए बिना सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि हैंड बुक ऑन फिशरीज स्टेटिस्टिक्स के 13वां संस्करण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य समुद्री मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये गुजरात हो जाएगा। देखिए, गुजरात भारत में समुद्री मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह जानकारी हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टेटिस्टिक्स के 13वां संस्करण पर आधारित है। गुजरात की तट रेखा और व्यापक मछली पकड़ने की गतिविधियां समुद्री मछली उत्पादन में इसकी अग्रणी स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आंध्र प्रदेश और केरल जैसे अन्य राज्यों में भी समुद्री मछली उत्पादन काफी ज्यादा है, लेकिन गुजरात इस सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि बड़ी माता, जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, के तहत आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। देखिए, बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके के आविष्कार का श्रेय एडवर्ड जेनर को दिया जाता है। अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक जेनर ने 1796 में पहला सफल टीका विकसित किया था। उन्होंने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए गोमूत्र के दानों से प्राप्त पदार्थ का प्रयोग किया, जो कि प्रभावी विधि साबित भी हुआ। इस अद्भुत पूर्व कार्य ने आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान और टीकाकरण पद्धतियों का नींव रखा था। उसके बाद जान लीजिए कि जेनर की खोज से प्राप्त टीके के व्यापक उपयोग के कारण 1980 में चेचक को समाप्त घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो किसमें? तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है। देखिए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल भूकंप से निकलने वाली भूकंपीय ऊर्जा की मात्रा को मापता है। यह एक लघुनिकीय पैमाना है, जिसका अर्थ है कि पैमाने पर प्रत्येक पूर्ण संख्या की वृद्धि मापे गए आयाम में 10 गुना वृद्धि और लगभग 31.6 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जन को दर्शाता है। इस पैमाने का जो विकास है 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से किया था। उसके बाद जान लीजिए कि जबकि रिक्टर स्केल व्यापक रूप से जाना जाता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी कि MW जैसे अन्य पैमाने का जो उपयोग है
बड़े भूकंपों की अधिक सटीक माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि दलदल और धान के खेत निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा मीथेन गैस। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मार्स गैस बोलते हैं। देखिए मीथेन दलदल भूमि और धान के खेतों से निकलने वाली प्रमुख गैस होता है। दलदल और धान के खेत ऐसे वातावरण हैं जहां अवायवीय परिस्थितियां व्याप्त होती है, जिसके कारण मीथेनजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा मीथेन का उत्पादन होता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होता है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी ज्यादा होता है। उसके बाद जान लीजिए कि धान के खेतों में जल भराव की स्थिति अवायवीय वातावरण का निर्माण करती है, जो कि मीथेनोजोन्स की गतिविधियों के लिए अनुकूल होता है, जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके मीथेन उत्पन्न करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन एक प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन होता है जो कि महिला प्रजनन प्रणाली और द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। यह मासिक धर्म चक्र और प्रजनन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन के 3 प्रमुख रूप होते हैं। कौन कौन था? तो कौन कौन सा? देखिए एस्ट्राडियोल, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद एस्ट्रियोल। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से अंडाशय में उत्पादित होता है, लेकिन कुछ मात्रा में अधिवृक्क ग्रंथियों और वसा उत्तकों के द्वारा भी उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये देखिए लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किया, जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया था। भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जो कि आपराधिक कानून के सभी मूलभूत पहलुओं को कवर करता है। इसका मसौदा 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। तब से आईपीसी में कई बार संशोधन भी किया गया है और अब इसमें अन्य आपराधिक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति के संदर्भ में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह पृथ्वी के आकाश में दिखने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, ये हो जाएगा। देखिए अरोरा बोरियालिस, जिसे उत्तरी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है, एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से आर्कटिक के आसपास उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। यह उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडल में ऊर्जावान आवेशित कणों के परमाणुओं से टकराव के कारण होता है। यह घटना सबसे अधिक ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, विशेष रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा और अलास्का जैसे देशों में। ये रोशनियां आमतौर पर हरे, गुलाबी, लाल, पीला, नीला और बैंगनी सहित अलग अलग रंगों में दिखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यहाँ पे यही सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और यह एक अस्थायी निकाय होता है। सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए सेवा करता है, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा, जिसे राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहलाता है। उसके जाना जाए कि यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। लोकसभा के विपरीत जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधन रूप विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसे कीट प्रतिरोधी बनाना, ये हो जाएगा। देखिए बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप विकसित किया गया जिसका उद्देश्य इसे कीट प्रतिरोधी बनाना था। यह संशोधन कीटों से होने वाली क्षति को कम करने में मदद करता है, जिससे बेहतर उपज होती है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। कीट प्रतिरोधी गुण बेसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणुओं से एक जीन को पेश करके प्राप्त किया जा सकता है, जो कुछ कीटों के लिए विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है। बैंगन के इस रूप को आमतौर पर बीटी बैंगन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ये हो जाएगा अल्पस पर्वत हो जाएगा। देखिए अल्पस स्विट्जरलैंड में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अल्पस पर्वत 8 यूरोपीय देशों में फैला हुआ है, जो कि कौन कौन सा है? तो फ्रांस हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, मोनाको हो जाएगा, इटली हो जाएगा और उसके बाद लिखस्टेनटीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्लोवानिया में हो जाएगा। वे अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए फेमस है, जिनमें यूरोप की कुछ सबसे ऊंची और सबसे उबड़ खाबड़ चोटियां शामिल है, जैसे कि मोंट ब्लांक और मैटरहॉर्न हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि यह क्षेत्र स्कीइंग, पर्वतारोहण, लंबी पैदल यात्रा और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य हो जाएगा। फिर जान लीजिए कि आल्प्स यूरोप की जलवायु और जल प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं तथा कई नदियों के लिए प्राकृतिक अवरोध और जल स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यहाँ पे हो जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रांस।
देखिए, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक है। अन्य 4 सदस्य देश कौन कौन सा हो जाए? चीन, रूस, यूके, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति है, जो उन्हें किसी भी ठोस प्रस्ताव को रोकने की अनुमति देता है। अस्थायी सदस्यों की जो स्थापना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही किया गया था, जो कि युद्ध में प्रमुख मित्र शक्तियों की भूमिका को दर्शाता है। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि भारत सरकार के द्वारा 2008 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत क्या मिशन हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। देखिए, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार के द्वारा 2008 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक मिशन है। उसके जान लीजिए कि इसमें 8 मिशन शामिल है, जो कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मिशन का जो उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, अनुकूल समन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देता है। उसके बाद जान लीजिए कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन का जो उद्देश्य है वो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं को समझना और हिमालय ग्लेशियर और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त प्रबंधन और नीति उपाय विकसित करना है। उसके जान लीजिए कि इसके अंतर्गत अन्य मिशन में राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, ये सब शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। देखिए, अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है एथलीटों को उसके प्रदर्शन और समर्पण के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तथा देश को गौरव दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अर्जुन पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ताओं का चयन पिछले 4 वर्षों के उनके प्रदर्शन के साथ साथ खेल में उनके योगदान के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय न्यायपालिका से संबंधित हो जाएगा? होगा न्यायिक स्वतंत्रता हो जाएगा। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि न्यायालय सरकार की अन्य शाखाओं से आजाद हो। न्यायालय को सरकार की दूसरी शाखाओं या किसी निजी हित समूह के अनुचित प्रभाव में नहीं आना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम शर्त भी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। देखिए, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित एक 5 मंजिला महल है जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। यह वास्तुशिल्प चमत्कार अपनी अनूठी डिजाइन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें स्तंभों की श्रृंखला और खुले मंडप शामिल है। पंचमहल एक आनंद महल के रूप में कार्य करता था और इसका जो उपयोग है वो मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। यह फतेहपुर सीकरी परिसर की प्रमुख अवसंरचनाओं में से एक है, जिसमें बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद जैसी अन्य उल्लेखनीय इमारतें शामिल है। उसके वजह लीजिए कि फतेहपुर सीकरी कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी स्थल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या है कि भारत में खेलों के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1985 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नाम भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक पात्र द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो उन्नत सैन्य कलाओं में निपुण था। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का जो चयन है भारत में खेल और कोचिंग उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में उनके प्रदर्शन और योगदान के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोग्राम हो जाएगा। ये देखिए, प्रोग्राम को कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर घटक माना जाता है। सॉफ्टवेयर घटकों में अनुप्रयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगिताएं शामिल है जो कंप्यूटर के कार्य निष्पादित करने में मदद करता है। ये घटक कंप्यूटर के लिए उपयोगकर्ताओं के आदेशों के अनुसार अलग अलग कार्यों और संचालनों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक होता है। हार्डवेयर घटक के विपरीत सॉफ्टवेयर घटक अमूर्त होते हैं और डिजिटल रूप में संग्रहित भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? ये मेंडलीव ने किया था। देखिए, डेमेत्रियो मेंडलीव को आवर्त सारणी का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 63 तत्व ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक तालिका में व्यवस्थित किया, जिसके चलते तत्वों के रासायनिक गुण एक आवर्त पैटर्न दर्शाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। उनकी तालिका ने उन नए तत्वों के अस्तित्व और गुणों की भविष्यवाणी की जिनकी अभी तक खोज नहीं हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि आवर्त सारणी रसायन विज्ञान में एक मौलिक उपकरण है जो तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उनके गुण और संबंध उजागर हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि निम्न में से भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अग्नि 5।
देखिए अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसे यह पड़ोसी देशों के भीतर तथा उससे आगे भी लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होता है। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का एक हिस्सा है। अग्नि 5 एक 3 चरणीय ठोस ईंधन वाली मिसाइल है और यह परमाणु हथियार ले जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मिसाइल भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा इसका जो रक्षा है वो क्षमताओं को भी मजबूत करता है इससे। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस कारण को आर्कटिक ग्रेडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठहराया जा सकता है। देखिए आर्कटिक ग्रेडिंग के पीछे मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होता है, जिससे वृद्धि का मौसम बढ़ जाता है और आर्कटिक क्षेत्र में पौधे को पनपने का अवसर मिलता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप आर्कटिक में वनस्पति वृद्धि में वृद्धि होती है तथा पौधों की प्रजातियां की संरचना और वितरण में परिवर्तन होता है। आर्कटिक क्षेत्र को हरा भरा करने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन और वैश्विक जलवायु पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था और यह ब्रिटिश नमक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। यह पदयात्रा 24 दिनों तक चला और साबरमती आश्रम से तटीय गांव डांडी तक 240 मील की दूरी तय किया। उसके बाद जान लीजिए कि 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, जिससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा के व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संबंधित है किससे? तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यह आवश्यक परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर सरल और जटिल दोनों प्रकार के संविधान की प्रक्रिया प्रदान करता है। संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके ही शुरू किया जा सकता है तथा उसे निर्दिष्ट बहुमत से पारित किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि कुछ संशोधनों को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि संविधान को उसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि कोमागाटा मारू की घटना संबंधित है किससे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये। देखिए कोमागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें कोमागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज शामिल था, जिसे 1914 में भारतीय प्रवासियों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। यात्रियों, जिनमें अधिकतर सिख थे, जिनको भेदभावपूर्ण आवर्जन कानूनों के कारण कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया तथा जहाज को भारत लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत पहुंचने पर ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक झड़प हुआ। देखिए उसके बाद क्या हुआ, इस घटना ने विदेशियों में भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव को उजागर किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये कब आया था? ये दिल्ली सल्तनत के समय भारत आया था। देखिए इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मोरक्को यात्री दिल्ली सल्तनत के समय भारत आया था। दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासक का काल था, जो कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। इब्न बतूता 1334 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उन्होंने कई वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद जान लीजिए कि इब्न बतूता के वृत्तांत 14वीं शताब्दी के दौरान भारत की संस्कृति, राजनीति और समाज के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन से दो क्षेत्र भारत के जैव विविधता स्थल यहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के जैव विविधता के दो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां हैं जो मानव से भी महत्वपूर्ण खतरे में है। पश्चिमी घाट अपनी समृद्धि जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानिक वनस्पतियां और जीव शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि पूर्वी हिमालय अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है और यह कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। इन क्षेत्रों में विविध पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का एक समूह का पालन करता है। इन निर्देशों को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह होता है जिसे कंप्यूटर के द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण देख लीजिए पाइथन, जावा, C++ तथा कई अन्य शामिल हैं इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि आदेश और दिशा निर्देश प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देशों के पूरे सेट
को शामिल नहीं करते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? तो देखिए ये जय सिंह के विरुद्ध भेजा था। देखिए जय सिंह एक राजपूत शासक था जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबाने के लिए भेजा था। उन्होंने मराठों के विरुद्ध मुगल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जय सिंह ने एक विशाल सेना का नेतृत्व किया और कई मराठा किलों पर सफलतापूर्वक कब्जा भी कर लिया, जिससे शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किलो और क्षेत्र सौंप दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर होता है क्या केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है, ये हो जाएगा। देखिए बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को धन उधार देता है। यह दर केंद्रीय बैंकों के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण होता है। जब केंद्रीय बैंक दर बढ़ाता है तो वाणिज्य बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि इसके विपरीत कम बैंक दर वाणिज्य बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता कर सकता है, जिससे संभवतः मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। बैंक दर रेपो दर से भिन्न होती है, जो वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है। उसके बाद इस का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित हो जाएगा। देखिए अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नई मंजिल योजना शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं के शैक्षणिक और कौशल विकास के अंतराल को पाटना है, जो कि स्कूल छोड़ देते हैं तथा मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे वे रोजगार के योग्य बन सके। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह कक्षा 12 तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है तथा सरकार और निजी दोनों नियोक्ताओं के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण प्रदान भी करता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।